है ना, पैरेललोग्राम। रेडी? अरे आप एक मिनट होल्ड पे तो रहिए ना। हाँ भाई, बहुत छोटी छोटी बातें हैं। देखिए पैरेललोग्राम ना हमारा सबसे पहले उठाने का पर्पज, हर बात का इसमें लॉजिक है। ये इकलौता सबको एक साथ रिप्रेजेंट कर देता है। इसी में 90 डाल दो और ये रेक्टेंगल बन जाएगा, साइड्स बराबर करके 90 डाल दो, स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है ना। सिर्फ साइड्स बराबर कर दो, रोम्बस बन जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले इसे पढ़ा जाता है, इसलिए नहीं कि ये हमारे, है ना, सबसे पहले हमारे को जो नोट्स मिले उनमें है, नहीं, ये कोई लॉजिक नहीं है। लॉजिक बहुत सोच समझ करके, आफ्टर अ लॉन्ग डिस्कशन, है ना, वी डिसाइडेड टू टेक इट एज अ फर्स्ट वन। अब दूसरी बात, ये सारी साइड्स वगैरह बराबर होती है, इसका जो मिड पॉइंट होता है वो कोइंसिडेंट होता है, ये सब मैं आपको कल बता गया था। ये साइड ए और ये वाली साइड बी है, इस पे डला हुआ परपेंडिकुलर P1 है और ये बीच का एंगल थीटा है। अगर ऐसा है तो ये वाली जो इतनी लेंथ है वो दैट इज बी कॉस थीटा, ऐसा मैकेनिक्स बताती है, क्योंकि एक खंभा जहां गिरता है वो कॉस की साइड और जिसे देखता है वो, तो दैट इज बी साइन थीटा। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई। अच्छा, P1 बराबर बी साइन थीटा है तो इसका मतलब ये बात भी पक्की होगी कि फिर B बराबर P1 अपॉन साइन थीटा है। ये बात आप और दिमाग में अटैच कर लें। वैसे ही अगर भाई तो मैंने इससे इस पे परपेंडिकुलर डाला तो परपेंडिकुलर यहां ड्रॉप होगा और इसकी परपेंडिकुलर की लेंथ अगर मैं P2 कहता हूं तो दैट इज स्मॉल P2, है ना, ये वाली लेंथ इज स्मॉल P2। अगर ऐसा है तो ये साइड A है, सही है ना भाई। ये 90 यहां क्रिएट हो रहा है भाई, ये हाइपोटेन्यूज है। अब की बार ये A अंदर गिरेगा तो ये जो लेंथ है ना यहां तक की, ये कॉस की साइड होगी और P2 A sin थीटा होगा। इसका मतलब ये कि मैं यहां से A की वैल्यू और निकाल सकता हूं, दैट इज P1 अपॉन साइन थीटा, P2 अपॉन, सॉरी, क्या ये बात पकड़ में आ गई? अच्छा, कल मैंने आपको बताया था कि इसका ट्रायंगल का, सॉरी ट्रायंगल नहीं, इसका जो डेल्टा होता है एरिया, दैट इज AB sin थीटा। तो कल मैंने आपको बताया था AB sin थीटा, उसमें मैं A की जगह पर अगर फिट करता हूं तो दैट इज P2 अपॉन साइन थीटा, ठीक है ना भाई। और B की जगह फिट करता हूं तो P1 अपॉन साइन थीटा मल्टीप्लाइड विद साइन थीटा। तो राइट नाउ आई कैन से कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है ना, दैट इज ऑल्सो P1 P2 cosec थीटा। बहुत ही काम का एक और पॉइंट, ठीक है ना, जहां पे P1 एंड P2 आर द रेस्पेक्टिव लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर्स ड्रॉन फ्रॉम, ठीक है ना, टू एडजेसेंट साइड्स, नहीं, टू अपोजिट पॉइंट्स, टू अपोजिट वर्टेक्स। आप सोचो ये B और D से डले हुए ड्रॉप्ड हैं, पता है क्यों? इतनी छोटी बातों को क्यों ध्यान में रखना पड़ता है? अरे अगर आपने करा बात तो फिर आप हर बात सुनो, आपको हर बात समझ में आ जानी, जैसा ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। चलो बात खत्म करें फटाफट। ये यहां तक की बात समझ में आई, डेल्टा। अभी आपको ये बात समझ में आएगी अपोजिट वर्टेक्स, इसको लाउडली बोलने का क्या लॉजिक रहा, ठीक है ना, वो जब समय आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। P1 एंड P2 आर द रेस्पेक्टिव परपेंडिकुलर्स फ्रॉम द अपोजिट वर्टिसेस एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन टू एडजेसेंट साइड्स। थीटा इन दोनों के बीच का एंगल नहीं है, एंगल बिटवीन टू एडजेसेंट साइड्स है। अरे A और B के बीच का एंगल है, हाँ, थीटा कोई और है, इसका P1 P2 से कोई लेना देना नहीं। तो ये और आप अटैच कर लें, शायद कल नहीं हुआ था यहां तक, कल सिर्फ AB sin थीटा तक आया था मैं, ठीक है ना भाई। एंड दैट इज पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के बाद में सेकंड पॉइंट पे आता हूं। सेकंड पॉइंट इज रोम्बस। ठीक है भाई, करे मत, रोम्बस बोले तो काजू कतली, ठीक है ना भाई, आसान शब्दों में यही है। अच्छा, इसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, नाम इसका ABCD रख दें। पहला क्वेश्चन मेरी तरफ से, क्या ये पैरेललोग्राम है? अच्छा, क्या इसके डायगोनल्स का मिड पॉइंट एक ही जगह ड्रॉप होता है? क्या ये बात सही है? मतलब आपको पता है ये बात, डायगोनल्स का मिड पॉइंट एक ही जगह आ रहा है, यहां तक कोई परेशानी? अच्छा, जिन्हें बात समझ में आ गई वो ये जानते हैं कि ना केवल मिड पॉइंट एक जगह आ रहा है, बल्कि एक ने तो ये भी बता दिया ये दोनों परपेंडिकुलर भी हैं। सही भाई। अच्छा, अगर ये साइड A है तो सारी साइड से हैं, सही है। डायग्राम इटसेल्फ एक्सप्लेनेटरी, मैं नहीं लिखवा रहा कि ये सारी AB बराबर BC बराबर, ठीक है ना, पैरेललोग्राम है और साइड साइड इक्वल, ठीक है ना।
इट इज अ पैरेललोग्राम हैविंग इक्वल साइड्स। बस इतना कहना ही काफी है। अगर मैंने ये बोल दिया तो अब आगे की बातें और कहने की है। अगर इस डायगोनल को मैं D1 और इस डायगोनल को अगर मैं D2 कहता हूं तो उम्मीद है कि यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है दैट इज D1/2 और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है दैट इज D2/2। सही है भाई? तो D1/2 और D2/2 को देख करके इस ट्रायंगल के अंदर पाइथागोरस लग सकती है। वो ये कहती है कि D1²/4 प्लस D2²/4 इज इक्वल टू A²। वेरी सिंपल, कुछ बहुत भयानक बात नहीं हुई है ना। हाँ, अब बात करते हैं इस पे। मैं आपको वापस याद दिलाता हूं, अपोजिट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉप होते हैं, उन्हें P1 P2 कहते हैं। जब आप अपने हाथों से बनाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोला। ये अपोजिट वर्टेक्स हैं साहब, आमने सामने के। इससे अगर आपने सामने वाले साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करा तो ये P1 है और यहां देखा तो ये P2 है। सही ना भाई? तो इस केस में ठीक है ना, P1 बराबर P2 होता है। जबकि आपको याद होना चाहिए पैरेललोग्राम के केस में A P1 बराबर B P2 था, उसमें फर्क है। वैसे भी देखा जाए A बराबर B है, एडजेसेंट साइड्स A और B नहीं है, A और A है, तो आप A और A रख दो, P1 बराबर P2 आ जाएगा। नहीं समझ में आया? P1 बराबर P2 का। चौथी बात, अगर आपने इसका एरिया पूछ लिया, ठीक है ना, तो इसका एरिया डेल्टा इज इक्वल टू में हम निकालते हैं हाफ D1 D2 से। हाँ, लेंथ ऑफ डायगोनल से इसका एरिया इससे निकलता है। अगले पॉइंट पे आ जाता हूं। ये तो हो गया पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के बाद हो गया रोम्बस। रोम्बस के बाद में अगला पॉइंट इज ट्रेपेजियम। ठीक है ना, C इज ट्रेपेजियम। करे बात, ट्रेपेजियम सबको याद है, ट्रेपेजियम में दो साइड्स पैरेलल होती हैं, राइट है भाई? इसका नाम A, इसका नाम B, इसका नाम C, इसका नाम D, ऐसे ही होगा। अगर आप इन्हें मिला लेंगे तो दैट इज नोन एज ट्रेपेजियम। अच्छा, बड़े ध्यान से एक एक बात समझ लेना, दोनों साइड्स आर नॉन पैरेलल साइड्स। अगर दोनों नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल हो जाएं तो दैट इज नोन एज आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। अगर ये दोनों साइड बराबर बराबर लंबाई की हो जाएं तो वी कॉल इट आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। यहां तक भी आपको पता होगा, समझ में आ गया? अच्छा, इसमें क्या क्या काम का है? बस इतना सा काम का है कि AB इज पैरेलल टू CD एंड BC इज नॉट पैरेलल टू AD। सही ना? पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, अगर आप में से किसी को इसका एरिया याद हो तो बढ़िया, हाफ तो सही है। इसकी लेंथ को अगर मैं A, इसकी लेंथ को अगर B और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को अगर H देता हूं नाम, पैरेलल साइड्स का सम इनटू गैप बिटवीन देम। सही ना भाई? A प्लस B इनटू गैप बिटवीन देम इज H। सही है? पॉइंट नंबर 3, इसका मिड पॉइंट अगर X है, इसका मिड पॉइंट अगर Y है, आइसोसेलेस की बात नहीं कर रहा, इन एनी ट्रेपेजियम अगर ये X और अगर ये Y है तो रिमेंबर लेंथ ऑफ XY इज इक्वल टू A प्लस B/2 होती है। और X और Y को मिलाने वाली, माने मिड पॉइंट टू मिड पॉइंट मिलाने वाली लाइन मीडियन ऑफ द ट्रेपेजियम कहलाती है। याद रहेगा, ये मीडियन ऑफ द ट्रेपेजियम है। यहां तक में कोई परेशानी? चलिए आगे चलता हूं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। हाँ भाई, ट्रेपेजियम के बाद स्क्वायर वगैरह पे कोई बात नहीं कर रहा मैं, है ना? अगले पॉइंट पे आते हैं। ठीक है ना, बहुत ही छोटा और अननेसेसरी पॉइंट है बट वी डिस्कस इट। ठीक है ना, काइट, ऊपर की दो साइड इक्वल, नीचे की दो साइड्स इक्वल, लेकिन अंदर वाले डायगोनल्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है ना, इट इज D1, इट इज D2, D1 परपेंडिकुलर टू D2, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, साइड्स एडजेसेंट्स आर इक्वल, दिस इज B, दिस इज B। ठीक है ना,
सेकेंड पॉइंट एरिया, बहुत ही मैंने कहा ना अननेसेसरी है, इसलिए सिर्फ लिख रहा हूं। एरिया इज इक्वल टू हाफ d1 d2। पैरेललोग्राम में अपने 3 काम के पॉइंट आ गए। अब क्वेश्चंस पे आते हैं। ठीक है ना, डी ई आगे क्या, ई, ठीक है ना, क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। हाँ भाई, हर किसी को पता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ऑलवेज फॉर्म्स इन अ सर्कल। आइडिया है? नाम अगर देखा जाए ए बी सी डी, साइड्स का इक्वल होना कोई नेसेसरी नहीं है। हमने सामने वाली साइड्स के एंगल्स का सम 180, सबको आइडिया है। ठीक है, हाँ भाई, इसमें इकलौती चीज है टॉलमी थ्योरम। ठीक है ना, टॉलमी थ्योरम कहती है कि ये सामने वाली साइड्स जो हैं ए बी इंटू सी डी, इनका प्रोडक्ट, आमने सामने वाली साइड्स का प्रोडक्ट और बची हुई 2 साइड्स का प्रोडक्ट। बची हुई 2 साइड्स कौन सी? ए डी इंटू बी सी। इनका प्रोडक्ट जो होता है वो इनके डायगोनल के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो डायगोनल का प्रोडक्ट इज ए सी इंटू बी डी, ये इसके बराबर होता है। ठीक है ना, टॉलमीज थ्योरम। ठीक है ना, चलिए आगे बात करते रहेंगे। ठीक है ना, बहुत सारी और छोटी छोटी बातें हैं जो अभी इसी के अंदर मैं आगे कैरी कर रहा हूं। इसी के अंदर बी पार्ट, बीच बीच में आप देखते जरूर रहना है ना, ऐसा नहीं हो कि अपन बेसिक से ही रह जाएं। देखिए, सर्कल की बात चली और टॉलमी थ्योरम की बात चली, तो टॉलमी थ्योरम फॉर अ सर्कल वो क्या होती है वो भी बता देता हूं। दिस इज सीकेंट। ठीक है ना, ऐसे सीकेंट्स ड्रॉ कर रहा हूं और एक टाइम आएगा जब मैं इस पी पॉइंट से टेंजेंट भी बना दूंगा। अगर ये सीकेंट्स हैं और ये ए और ये बी पे काट रहे हैं, ये सी और ये डी है और ये वाला पॉइंट अगर टी है तो ठीक है। तो टॉलमी थ्योरम फॉर द सर्कल सेज दैट पी ए इंटू पी बी, पी इंटू पी बी माने ये छोटी लाइन इंटू बड़ी लाइन बराबर में इसकी छोटी लाइन इंटू बड़ी लाइन, पी सी इंटू पी डी। पहला पॉइंट सही है ना भाई। अच्छा, सेकेंड पॉइंट क्या, यही पी ए इंटू पी बी अगर मैं टेंजेंट से बात कर रहा हूं तो ये पी टी इंटू पी टी बोले तो पी टी का स्क्वायर हो जाता है। वापस सुना, पी ए इंटू पी बी, छोटी लाइन इंटू बड़ी लाइन इज इक्वल टू पी टी इंटू पी टी बोले तो पी टी का स्क्वायर। बात समझ में आई? याद रखना ये सब काम की चीजें हैं। ठीक है ना, ये तो तब जब P इज आउटसाइड। अगर भाई दो P आउटसाइड ना होकर के P इनसाइड हो जाए तो तब ये केस ऐसा दिखता है। देखो ये सर्कल, इस पे 2 सीकेंट्स ना, 2 कॉर्ड्स का जहां पे कटना हुआ, ठीक है, दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज P। ये देखा जाए A, ये B, ये C और ये D, तब भी ये बोलूंगा PA इंटू PB बराबर PC इंटू PD। पकड़ में आया? वही बोल रहा हूं, देखो PA इंटू PB बराबर PC इंटू PD। नहीं आया? उसमें P दोनों के बाहर कट रहा है, अगर P अंदर कट जाए तब भी PA इंटू PB। अच्छा, आम जन कैसे याद रखेगा? अब ये PA PB से नहीं याद रहे तो याद रखना X Y, इसकी लेंथ X, इसकी लेंथ Y, इसकी लेंथ A और इसकी लेंथ B। तो हम लोग बोलते हैं, ठीक है, A और B तो काम में ले रहे हैं ना, स्मॉल है स्मॉल भी ले रहा हूं। ठीक है ना भाई? हाँ, तब समझना X इंटू Y इज इक्वल टू इंटू D। हाँ, और ये ध्यान से सोचो, सब साइक्लिक है भाई, ये भी साइक्लिक है। ठीक है, देखो ये साइक्लिक है कि नहीं है? हाँ, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में चल रहा है सब। ठीक है ना? हाँ, इसीलिए छोटी छोटी बातें जो हम लोगों के लिए काम की भी है और मिलती भी कम है।
आप लोग लगता है डायग्राम को सुंदर बनाने में जान लगा देता हूं। ये तो मिटा दूं। हाँ भाई अगले पास जाओ आप तो। हाँ भाई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बाद में है ना, ऐसे ही बस इससे पहले कि मैं आगे बढ़ते बढ़ते कुछ एक काम की चीजें बोलता जाऊं, ठीक है, एक छोटा सा रिमार्क जो कि बिल्कुल इस पूरे खेल से बिल्कुल एकदम बाहर है, आपको समझाने के लिए कोशिश कर सकता हूं। कोई मेरे को बताएगा एबीसी और एबीसी डैश, ए डैश बी डैश सी डैश आर सिमिलर ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल। अरे जिनके तीनों एंगल बराबर, दे आर सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है ना भाई। तो मैं इसे अगर डेल्टा 1 और इस कंप्लीट को अगर मैं डेल्टा 2 नाम देता हूं तो मुझे पता होना चाहिए डेल्टा 1 का एरिया अपॉन डेल्टा 2 का एरिया इज इक्वल टू सिमिलर साइड्स का स्क्वायर का रेशो होता है। बहुत ही काम की चीज, बहुत ज्यादा। ये सब चीजें वो है ना जो आजकल के 8, 9, 10th के प्रोग्राम में बता दी जाती है, लेकिन हमारे 8, 9, 10th में नहीं अपन ने सुनी। बहुत सारे स्टूडेंट्स मतलब मेरी इस बात से सहमत होंगे, बातें अपन ने नहीं सुनी, वो इस पे क्वेश्चन तक करके आते हैं, ठीक है ना। हाँ अधिकतर जगहों पे अपने को पता नहीं है और अपने कई क्वेश्चन इससे मिल जाते हैं, इसलिए हम लोग कई बातों को क्लिक नहीं कर पाते कि अच्छा यहाँ पे ये लगा दिया इसने। IIT भी बहुत वर्सेटाइली इसे यूज करता है, ठीक है। एनीवे अगले पॉइंट पे आते हैं, ठीक है ना भाई। सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल, पॉइंट नंबर 6, ABCDE के बाद F, 6 होता है ना। हाँ पॉइंट नंबर 6 करें इस पे बात। देखिए ये हम लोग ऑलरेडी SOT में डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए बस मैं सिर्फ इसका वो पार्ट उठाऊंगा जो 2D में, ठीक है ना। जैसे सबसे पहले सेंट्रॉइड, ठीक है ना। मैंने SOT में तो बिल्कुल भी लाउडली फोर्स नहीं किया, लेकिन अब मैं चीजों को वैसे ही उठाऊंगा जैसा मतलब मुझे उठाना चाहिए, ठीक है ना। आपसे बार बार पूछना वगैरह थोड़ा आपको परेशान करूंगा, लेकिन उससे क्या होगा, आप में से कई लोगों को याद हो जाएंगी चीजें, ठीक है। देखिए साहब इनके कोऑर्डिनेट x1 y1 z1, नहीं सॉरी क्या बोल रहा हूं, x1 y1 x2 y2 x3 y3, सही ना, वर्टिसेस यही होंगे। आप सबको पता होना चाहिए पहली बात तो, है ना, सेंट्रॉइड इज नोन एज G, और G जो भी होता है दैट इज, है ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन। सही है क्या भाई। ये मीडियन के एक दूसरे को जहां काटते हैं उस जगह से बनता है। ये मीडियन आया इस जगह कट मारा, ये मीडियन आया इस जगह कट मार दिया। उम्मीद है पता है, ये बात आइडिया है। अगर ये आइडिया है तो जहां पे ये दोनों कैंसिल आउट करेंगे दैट इज G, ऊपर वाला 2 इट इज 1। यहां तक की बात पता है आपको। अच्छा ये वाला पॉइंट इज x2 प्लस x3 बाई 2 कॉमा y2 प्लस y3 बाई 2। सोचते जाना फटाफट। तो इस पॉइंट में इंटरनल डिवीजन हो गया, 2 की मल्टीप्लाई नीचे या ऊपर, 2 की मल्टीप्लाई नीचे, 1 की मल्टीप्लाई ऊपर होगी। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3, और वो y1 प्लस y2 प्लस y3 बाय 3। इसीलिए लोग मेरे को कह रहे थे कि मैं अगर इस पॉइंट को h, k कहता हूं, ठीक है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे समेशन ऑफ x1 बाई 3 समेशन ऑफ y1 बाई 3, ठीक है ना भाई। फर्स्ट पॉइंट अपना। सेकंड पॉइंट पे आता हूं। सेंट्रॉइड की हमारी दिलचस्पी सबसे ज्यादा इस बात में होती है कि हम उसको कैसे भी करके एरिया में कन्वर्ट करवा लें। सेंट्रॉइड को ए और बी से जोड़ने वाला ट्रायंगल ये देखिए, वैसे ही सेंट्रॉइड को इससे जोड़ने वाला ट्रायंगल एक यहां देखिए, वैसे ही सेंट्रॉइड को नीचे से जोड़ने वाला ट्रायंगल यहां देखिए। कुल मिलाकर के सेंट्रॉइड ने पूरी कहानी के 3 ट्रायंगल कर दिए, और तीनों इक्वल होंगे और बेसिक ट्रायंगल का 1/3 होंगे। सही है ना। हम इसका बहुत यूज करते हैं, ठीक है ना। इस तरह की छोटी छोटी बातें हमारे को क्लिक करती जानी चाहिए। ये हम में से किसी ने नहीं बोला कि ये एंगल बराबर होंगे, हम में से किसी ने नहीं बोला। ये बात आपको पता होनी चाहिए। हमने नहीं कहा ये एंगल बराबर, हमने कहा एरिया बराबर होगा। ये बात आप समझ के चलना, ठीक है ना। तो पॉइंट इज ट्रायंगल GAB is equal to triangle GBC is equal to triangle GAC
इज इक्वल टू 1/3 ऑफ ट्राइंगल ABC। ये ABC ट्राइंगल के 1/3 के बराबर है। यहां तक की बात पकड़ में आ गई? नहीं आई? आगे बढ़िए। और इसमें सेंट्रॉइड में ऐसा कुछ नहीं है जो बहुत सुनने लायक है। पॉइंट नंबर 7 पे आ रहा हूं। इन सेंटर नोन एज आई। डायग्राम बनाते समय डायग्राम ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो जाएगा, मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि इन सेंटर जो भी होता है वो इन सर्कल का सेंटर होता है। क्या आपको ये बात पता है? इन सर्कल का सेंटर इज इन सेंटर। दूसरी बात, अगर ये इन सेंटर है तो इसे आई से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इसे आई से रिप्रेजेंट करते हैं तो ये और ये थीटा बनाना अपने आप में समझा देता है कि ये कैसे आया, ये कौन है, फिर ये लाइन एंगल बाइसेक्टर से आया। सही है ना भाई? तो ये मैंने कहा था डायग्राम ही अपने आप में गा देगा, ठीक है, कि एंगल बाइसेक्टर से आया है। दूसरी बात, ये पॉइंट तो सबको पता है, x1 y1, ये वाला पॉइंट B x2 y2, ये वाला पॉइंट C x3 y3। सही है भाई? और फटाफट से सोचो, सामने वाली साइड की लेंथ स्मॉल है, ये वाली साइड की लेंथ B, ये वाली साइड की लेंथ C। तो ये I की वैल्यू जो होती है वो होती है A x1 प्लस B x2 प्लस C x3 डिवाइड बाई A प्लस B प्लस C, कॉमा A y1 प्लस B y2 प्लस C y3 डिवाइड बाई A प्लस B प्लस C। क्या ये बात समझ में आई? ये आपका I बन गया, माने इन सेंटर बन गया। इससे ज्यादा इसमें कुछ भी इस ज्योमेट्री में नोटिसेबल नहीं है। एसओटी के अंदर तो ये अनंत है, ठीक है, लेकिन हमारे लिए इससे तो कुछ नहीं है, एक फार्मूला है बस। डायग्राम बनाने की आदत बहुत जबरदस्त होनी चाहिए, क्योंकि सबसे पहली जरूरत यही है, ठीक है ना भाई? ये जो सर्कल बनता है ये एक्स सर्कल नंबर 1 है। ऐसा इधर भी बनेगा, ऐसा इधर भी बनेगा, अपन एक ही बना रहे हैं, ठीक है ना भाई? यहां कहीं इसका सेंटर होता है, उसका नाम I1 है। अपने आप में इतना कहना काफी है, माने ये भी एंगल बाइसेक्टर से बना। और फिर अगर फिर भी कुछ कहना चाहो तो अपने आप में बात पक्की हो जाएगी। I1 आ गया। I1 इज इक्वल टू होता है माइनस AX1 प्लस BX2 प्लस CX3 डिवाइड बाई नीचे कितना, माइनस A प्लस B प्लस C। इसी तरह से माइनस AY1 प्लस BY2 प्लस CY3 अपॉन में नीचे कितना, माइनस A प्लस B प्लस C। ये आपका I1 तैयार है। कोई बताएगा I2 में क्या होगा? माइनस B पे आ जाएगा, और I3 में, और ये सरकता रहेगा, ठीक है ना? अगले पॉइंट पे आते हैं। ठीक है, एक्स सेंटर हो गया, इन सेंटर एक्स सेंटर। जितने भी फार्मूला बेस सेंटर होंगे सब फर्जी हैं, मतलब सब बकवास है। मेंस तक इनमें कोई इज्जत नहीं देता, ठीक है ना? जहां थोड़ा सा भी लॉजिकल होगा ना, मेंस आपको वहां पे ग्रिप कर लेगा, और ज्यादा लॉजिकल हो तो एडवांस वहां पे ले जाएगा, ठीक है ना? हाँ, हमेशा ये इसी क्रम में चलता है। जैसे आप सोचो वो आपसे सेंट्रॉइड पूछेगा, नहीं पूछेगा सेंट्रॉइड, वो सेंट्रॉइड का कहीं एचजीओ में यूज करवा लेगा। दोबारा सुन लेना, मैंने क्या बोला, एचजीओ में यूज करा लेगा, सेंट्रॉइड का यूज करवा लेगा, लेकिन सेंट्रॉइड नहीं पूछेगा। इतना नीचे तो एनडीए तक नहीं गिरता, तो फिर वो कैसे आ जाएगा? नहीं है, जिसके पास 100 क्वेश्चन देने हैं, जिसे वो तक नीचे नहीं आता इतना, तो फिर ये कैसे आ जाएगा? 120, देखो और ज्यादा हो गए। तो क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, पॉइंट नंबर 8 नहीं 9। हाँ भाई, दैट इज
सरकम सेंटर, इसको ढंग से पढ़े तो सरकम सेंट्रो, याद है ना, क्योंकि ये ओ से शो करते हैं। किसी को याद है सरकम सेंटर बनता है साइड्स बाइसेक्टर से, साइड बाइसेक्टर, याद आ गया आपको? अगर भाई तो इसकी बात करी जाए तो साइड बाइसेक्टर, ठीक है ना भाई, साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के मिलने से। बस ये डायग्राम ही इसलिए बना रहा हूं, ये जैसे खजूर जैसा बना दिया ना, तो समझ लेना कि ये आपके लिए है ना, सरकम सेंटर की बात आ गई, ये ओ से रिप्रेजेंट होगा। अब काम की बात सुनो, ये अगर ए है, ये अगर बी है, ये अगर सी है, राइट है ना भाई, ऐसा। हाँ, ये इकलौती ऐसी जगह है जिसमें ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होती है। हालांकि अपने मुंह से तो हर बार निकला सर ये भी बराबर, ये भी बराबर, लेकिन ध्यान रखना, ये पता है क्यों निकलता है? क्यों? क्योंकि आपकी आंखें देख रही है कि बराबर है, और आपकी आंखें इसलिए देख रही है क्योंकि ऑलमोस्ट इक्विलेटरल जैसा बन गया। अगर ये थोड़ा भी आड़ा टेढ़ा होता तो आपका मतलब मन नहीं करता ऐसी बात कहने का, लेकिन ये कैसा भी हो, ये हर हालत में ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी होगा। और आपने सभी को याद होगा, ऐसा होने पर हम इसे कैपिटल आर से भी शो करते हैं, याद है, सरकम रेडियस कैपिटल आर, याद आ गया, ए बी सी डिवाइड बाई 4 डेल्टा। हाँ, कोशिश कीजिए आप क्या ना, एक पेज पे सारे फार्मूले जितने भी है ना काम के लिख करके कभी कभार अपन वो भी बात कर लिया करें, ठीक है ना। ये हो गया। अच्छा, ये इकलौते ऐसी चीज है जो डिस्टेंस फार्मूला से निकलती है। नहीं आया? कैसे निकलती है बताओ? ओ को कैसे निकालते हैं अपन? ओ को एच कोमा के मान लेते हैं। सामने वाला मुझे ट्रायंगल देगा तो ट्रायंगल कैसे देगा? 3 पॉइंट दे करके। अगर उसने 3 पॉइंट दे दिया, माने एबीसी दे दिया, तो मैं क्या करूंगा? मुझे पता है ओ ए बराबर ओ बी है और दूसरी तरफ से ओ ए बराबर ओ सी है, तो मेरे को पता है इस डिस्टेंस फार्मूले का यूज करके मैं एच और के में एक इक्वेशन ये देगा, एच और के में ये देगा, और दोनों को सॉल्व करके एच के में ले आऊंगा, ठीक है ना। तो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ठीक है ना, सॉल्व एंड गेट एच के, एच कोमा के मिल जाएगा आपको, राइट है भाई। ये तो तब हुआ जब हमारे लिए ऑर्थो सेंटर के अंदर वो तीनों साइड्स दे रहा है ना भाई, सॉरी सरकम सेंटर में, ठीक है। पॉइंट नंबर 10, ऑर्थो सेंटर। देखें आपके ध्यान में क्या, ऑर्थो सेंटर को रिप्रेजेंट करते हैं एच से, इसीलिए ऑर्थो सेंटर जितना हो सके अपने लिए कुछ छोटी छोटी बातों की निशानियां छोड़ते जाएं, ऑर्थो सेंटर, ठीक है भाई। अच्छा, ऑर्थो सेंटर बनता है ऑल्टीट्यूड से, सही है भाई। अगर मैंने ऑल्टीट्यूड डाल दिया तो मैं जानबूझ करके एक थोड़ा सा टेढ़ा ट्रायंगल बना रहा हूं ताकि चीजें आपको क्लिक कर जाएं, राइट है। मैं मान लेता हूं यहां पे ऑल्टीट्यूड गिरा है ये, और यहां पे गिरा इससे, ये ए, ये वाला पॉइंट है बी, ये वाला पॉइंट है सी। मामला हम लोग वेक्टर में उठा चुके हैं, इसलिए मेरे को अच्छा लगेगा कि एक बार आप दोबारा सुने और वापस याद दिलाएं। इसको करने का तरीका क्या है? एच को सबसे पहले एच कोमा के मान लो, ट्रायंगल मिला माने तीनों पॉइंट मिले, तीनों पॉइंट पड़े, मेरे साथ जोड़ते रहना, ठीक है ना। हाँ, अब बड़े ध्यान से सुनना, मैं लिख रहा हूं, आप मेरे को जवाब देना। एम ए एच मल्टीप्लाइड विद एम बी सी इज इक्वल टू -1। क्या मेरी बात समझे? ए एच कौन है? ये इसके परपेंडिकुलर है क्योंकि आगे भी तो बढ़ेगा, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन -1 होगा और डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। वेक्टर में होता तो डॉट प्रोडक्ट 0 होता, लेकिन अभी तो -1 होगा। अच्छा, जैसे ही ऐसा होगा तो आप एम ए एच कैसे निकालोगे? के माइनस y1 अपॉन h माइनस, नहीं, के माइनस y1 अपॉन h माइनस x1। अरे घटा घटा करके y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से ये स्लोप आ जाएगी, और इधर इसमें से इसको घटा करके ये स्लोप आ जाएगी, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन -1 करते ही h और k में एक इक्वेशन आ जाएगी, क्योंकि सिर्फ h और k तो अननोन है, बाकी तो सब देगा। नहीं समझ में आया? तो मेरे को यहां से h k में एक इक्वेशन मिल गई। फिर ऐसा ही मैं एम बी एच सोचा, बी एच कौन? ये वाले लाइन, ये किसके परपेंडिकुलर है? तो मल्टीप्लाइड विद एम ए सी, और इनका मल्टीप्लिकेशन कितना? -1। इससे एच के
मैं दो इक्वेशंस, सही है भाई, सॉल्व एंड गेट एच कोमा के, ठीक है। ये ऑर्थो सेंटर का प्रॉपर तरीका है, ये सबसे प्रॉपर तरीका, ठीक है। क्योंकि मैं जानता हूं अगर 11th के बच्चा होता है ना, 11th के बच्चों को बताते हैं बस, कुछ नहीं कहते, फिर पता है उसको क्या, वो कौन सा फार्मूला बताते, tan थीटा वाला जो मैंने आपको एसओटी में लिखवाया था, tan a/2 प्लस tan b/2 प्लस tan c/2, tan a/2 इंटू x1 प्लस tan b/2 इंटू x2, वो वाला फार्मूला लिखवा करके उसको एक बार के लिए किनारे कर देते हैं, ठीक है ना। हाँ, जबकि उसे पता है यूज में जाएगा नहीं। सही तरीका ये है जो 13 के स्टूडेंट को हम लोग फर्स्ट टाइम में बोल सकते हैं, बाकी अपन शाम को करते हैं। हाँ भाई लिखेगा, नोट लिखेगा, इन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है ना, HGOI, समझ गए आप, इन इक्विलेटरल ट्रायंगल HGOI, ठीक है, lie at the same point, lie at the same point, lie at the same point, ठीक है ना, सेंट्रॉइड, lie at the same point सेंट्रॉइड, ठीक है, लिख लिया। आगे लिखिएगा सेकेंड पॉइंट, इन आइसोसेलेस ट्रायंगल, इन आइसोसेलेस ट्रायंगल HGOI are collinear, are collinear, लिख लिया। पॉइंट नंबर 3 पे आ जाएगा, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3, फॉर एनी ट्रायंगल ABC, फॉर एनी ट्रायंगल ABC, एनी अदर ट्रायंगल माने इनको छोड़ करके, फॉर एनी ट्रायंगल ABC, सेंट्रॉइड डिवाइड्स, सेंट्रॉइड डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग H and O, बिल्कुल ठीक है ना, सेंट्रॉइड डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग H and O in 2:1, ये रहा H, ये रहा O, बीच में कहीं G, ये वाला वैल्यू 2:1, सही है ना भाई, क्लियर है। अगले पॉइंट पे आ जाइएगा, क्वेश्चन के अंदर फिर से दिमाग लगाना है, पहला क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन है, अच्छा एक सॉरी एक पॉइंट रह गया, ठीक है, पॉइंट में आइएगा, पॉइंट नंबर 4, ठीक है। इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल H is the point of right angle, H समझते हो, ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर इज द पॉइंट ऑफ राइट एंगल, ठीक है। H इज द पॉइंट, H माने ऑर्थो सेंटर इज द पॉइंट ऑफ राइट एंगल। अच्छा दूसरी बात, एंड सर्कम सेंटर इज मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज, एंड सर्कम सेंटर, एंड सर्कम सेंटर इज मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज, सर्कम सेंट्रो, सही है, दैट इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज, लिख लिया। नेक्स्ट पॉइंट पे आइएगा, हाँ भाई अगला पॉइंट है अपना, ठीक है, दैट इज डिस्टेंस फार्मूला, याद है, नॉर्मली हम लोग यहीं से शुरुआत करते हैं, अपन यहां पे पहुंचे है ना। अब अपना अगला पॉइंट, डिस्टेंस फार्मूला, हाँ भाई डिस्टेंस फार्मूला की बात करी जाए तो सबको पता है डिस्टेंस फार्मूला D इज इक्वल टू में डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है ना, इट रिप्रेजेंट्स डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2, एंड दैट इज x2 माइनस x1 का प्लस y2 माइनस y1 का, ठीक है ना। नादान जो बच्चे होते हैं उनके लिए कई बार ये प्रश्न खड़े करते हैं वो कि सर अगर मैंने x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर कर दिया और उधर y1 माइनस y2 कर दिया तो, बिल्कुल सही है ना। अब काम की बात पे आ जाओ, काम की बात क्या, काम की बात ये कि सर ये पूरी कहानी क्या है। देख भाई ऐसा है
ये वाला पॉइंट जो दे रखा है x1 y1 दे रखा है, और ये वाला पॉइंट दे रखा है x2 y2 दे रखा है, ठीक है ना। अब किसी ने मान लीजिए मेरे से पूछा कि सर ये डिस्टेंस फार्मूला प्रकट कहां से हुआ, तो मैंने कहा ये देख भाई अपन को दूरी निकालनी थी, अपन ने ऐसा सोचा, क्या क्या सोचा वो सोचो। देखो ऐसा है, जैसे आपने x1 y1 लिखा, अब यहां से आपका कोऑर्डिनेट का दिमाग चलाना चालू करो। जब आप x1 y1 लिखते हो ना, तो बेसिकली आप यहां तक y1 लिख चुके होते हो, ये जो जगह होती है इसको आप x1 लिख चुके होते हो, सही ना भाई। इस जगह को आप में से सभी लोग y2 के नाम से जानते हैं, राइट है भाई, इस जगह को। और ये जो जगह है ना, दैट इज x2 बेसिकली। तो ये जो गैप है ना यहां से लेके यहां तक का, दैट इज x2 माइनस x1 बेसिकली। बात समझ में आई। और ये जो गैप है ना यहां से लेके यहां तक का, दैट इज y2 माइनस y1, सही ना भाई। और आपको तो पता ही होगा d इज बाय पाइथागोरस, इसका स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर का अंडर रूट, और वही लिखा है अपन ने। क्लिक करके आपको, हाँ ये बहुत काम की चीज है कि हम लोग d के लिए कम से कम इतना तो पता हो कि डिस्टेंस फार्मूला तो बता सके आने वाले टाइम में कि आया कैसे था, ठीक है ना, बाय ट्राइंगल, सिंपल ट्राइंगल, ठीक है। बस ये डायग्राम बना लो। आप तो डायग्राम में ज्यादा कुछ मत चिपकाओ, ये लिख लो x2 माइनस x1 और ये लिख लो y2 माइनस y1, इतना करना भी काफी है। माने कोई इसमें जितना माहौल मचाओगे उतना खराब होगा, ठीक है ना। बस आपको पता होना चाहिए ये आया कैसे था। एनीवे अगले पे आ जाओ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज सेक्शन फार्मूला। राइट है भाई, सेक्शन फार्मूले पे आ जाओ। सेक्शन फार्मूला फर्स्ट इज इंटरनल डिवीजन। हाँ भाई, इंटरनल डिवीजन की अगर बात करी जाए तो ये वाला पॉइंट इज ए, ये वाला पॉइंट इज बी, और जो डिवाइड कर रहा है दैट पॉइंट इज सी। डिवीजन रेशियो इज m:n ऑलवेज। इस पॉइंट का नाम h, k, इस पॉइंट का नाम x1 y1 और इस पॉइंट का नाम x2 y2। हाँ भाई, सब बच्चों को पता है h की वैल्यू m इसके साथ n उसके साथ, m x2 प्लस n x1 अपॉन में m प्लस n, दैट इज x कोऑर्डिनेट h, और k की वैल्यू m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। h और k आ गया। यहां तो कोई परेशानी? अच्छा, ये तो हुआ इंटरनल डिवीजन। इसी की कोई एक सिंपल रिमार्क सबको पता है, मिड पॉइंट, सही है भाई। मिड पॉइंट की बात सीधे सीधे लिख दूं, x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। यहां तो कोई परेशानी? पहला पॉइंट यहां पे खत्म करता हूं, सेकंड पॉइंट पे आ जाओ। ठीक है, बहुत सारी बातें नए सिरे से भी पिरो सकता हूं। पहले जितना जो पॉपुलर सेगमेंट है जिसके बारे में कोई ऐसा झांकी नहीं चाहिए, सिर्फ वो बातें जो हमारे काम की हो ना वो उठा रहा हूं, ठीक है ना। अब सुनिएगा, मिड पॉइंट माने जिसने 1:1 में डिवाइड करा। एक और बात याद रखना, ट्राइसेक्शन पॉइंट। ये ट्राइसेक्शन क्या है? ट्राइसेक्शन माने जिसने 3 हिस्सों में डिवाइड करा। इसका मतलब समझो, ये आपको सबको पता होना चाहिए, ये x1 y1 है और ये वाला पॉइंट x2 y2 है। ट्राइसेक्शन के लिए मुझे एटलीस्ट 2 पॉइंटों की जरूरत है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, तभी 3 हिस्से में बटेगा। और तीनों हिस्सों का रेशो 1:1 होगा। से जब मैं इसकी बात करूंगा तो ये 1:2 निकलेगा। जब मैं इस पॉइंट की बात करूंगा तो 2:1 से सोचूंगा। क्या ये बात समझ में आती है आपको? यहां तक कोई बड़ी बात नहीं, यहां तक समझ सकते हैं आप। इस पॉइंट को मैं अल्फा बीटा कह सकता हूं, है ना, और इस पॉइंट को गामा डेल्टा, है ना। क्या यहां तक की बात समझ में आई? तो अगर मुझे अल्फा बीटा निकालना है तो आई विल यूज 1:2, ठीक है ना। तो याद रखना, फॉर अल्फा कॉमा बीटा यूज 1:2, ठीक है ना। फॉर गामा डेल्टा यूज, ठीक है ना, 2:1। ट्राइसेक्शन पॉइंट, ठीक है ना भाई। अच्छा, अगर आपको ये ट्राइसेक्शन वाली बात समझ में आ गई, ठीक है, तो मैं आपसे ऐसे ही अगली बात रख रहा हूं। रेडी? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा हूं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में मान लीजिए कोई 2 पॉइंट ऐसे ही उठा लेते हैं हम लोग। एक 1 2 ले लेता हूं, ठीक है ना, और एक पॉइंट ले लेता हूं 4 5। सही है, 1 2 4 5। अगले ने मेरे से पूछा कि फाइंड ट्राइसेक्शन पॉइंट, है ना भाई। फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ ट्राइसेक्शन पॉइंट।
ठीक है ना भाई, मैं चाहता हूं जितना सुगम हो जाए उतना बढ़िया, आसान हो जाना चाहिए रास्ता। एक तरीका तो आपको पता ही है ना, ये मेरे को मान लो अल्फा बीटा निकालना है, एंड दिस पॉइंट इज गामा डेल्टा। सबको पता है ये 1:1:1 है, ठीक है ना, बड़े ध्यान से सुनना। हालांकि तरीका मैंने आपको बता दिया है, लेकिन अपन तरीके पे कोशिश करेंगे कम चले, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि वैसे भी बहुत सारी चीजें ना ऐसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इनिशियल स्टेज पे बस ऐसे ही हो जाती हैं, ऐसे बस देखो देख के हो जाता है। कैसे हो जाता है मैं बताता हूं। देखिए साहब, इन दोनों के बीच का गैप 4 - 1 3 है, दिख रहा है आपको। ट्राइसेक्शन का मतलब आपको भी 3 का डिवाइड मार लेना चाहिए, ठीक है ना भाई। अच्छा, इधर देखा जाए तो 5 - 2 भी 3 है, और ट्राइसेक्शन का मतलब 3 से डिवाइड। द गैप बिटवीन x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 3 कर लो। इतना समझ में आया, ठीक है ना। ये आपके लिए चेंजेस आ गए, चेंजेस हैं ये चेंजेस। जब यूं जाओगे तो आपको पता है 1 से 4 माने बढ़ रहे हो, उधर 2 से 5 माने बढ़ रहे हो, तो बढ़ाते जाओगे। क्या चेंजेस बढ़ाते जाओगे? इधर याद है ना, इसकी वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू 1, माने 1 का चेंज बढ़ाते जाओगे। अगर 1 का चेंज बढ़ाया तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा 2,3, फिर इन दोनों में फिर 1 ऐड कर दो 3,4, फिर अगर देखा जाए तो फिर से 4,5। आंसर आ गया। बात समझ में आई? दे ऑलवेज लाई इन एपी, ये हमेशा एपी में चलते हैं। नहीं समझ में आया? ये अब आपको लग रहा हो सर ये तो पॉइंट ही इतना आसान था कि आपके मतलब क्लिक कर गया। नहीं, आप दूसरी जगह रख के देख लेना, मैंने तो आसान आप ही के लिए उठाया था। आप दूसरी जगह ट्राई करके देख लेना। क्या बोला मैंने? पहले निकालना चेंजेस, चेंजेस निकाल करके बस ये देख लेना बढ़ रहा है कि घट रहा है। x to x बढ़ रहा है तो बढ़ाते जाओ, y to y बढ़ रहा है तो भी बढ़ाते जाओ, और उतना ही बढ़ाओ। एपी में चलता है, हमेशा ध्यान रखना। ट्राई सेक्शन, 4 सेक्शन जितने भी होते हैं ना, अगर इक्वल डिवाइड हो रहा है तो एपी में बढ़ेगा हर बार, तो आपको कभी चिंतित होने की जरूरत ही नहीं है। ये कहानी पकड़ में आ गई? नहीं आई? ये बात क्लिक कर गई ना, है ना। अब आता हूं इसके बाद में मिड पॉइंट पे आने वाला दूसरा एप्लीकेशन, है ना। आप इसे क्वेश्चन बोलो, एप्लीकेशन बोलो, ऐसा ही सिखाना बोलो, कुछ भी समझ लो, ठीक है ना। मतलब आपने पहली चीज सीख ली जो सबसे आसान है। ट्राइसेक्शन का दूसरा तरीका आपको पता ही है, वरना जिस दिन आपको लगे कि गड़बड़ है तो आप उससे निकाल के देखना, यही आंसर आएगा, ठीक है। अच्छा, अब आता हूं अगला पॉइंट, है ना। ये क्या नाम है? सेक्शन फार्मूले का दूसरा यूज। सेक्शन फार्मूले का जो सबसे ज्यादा यूज होता है ना, वो होता है पैरेललोग्राम में, ठीक है ना। पैरेललोग्राम के अंदर, अब ये पैरेललोग्राम में भी तो पॉइंट है ना, पॉइंट कैसे सोचेंगे? पॉइंट तो मिले, ठीक है ना। पैरेललोग्राम के ऐसा करते हैं, चलो हाँ भाई बैठ जाएगा, अपने आप बैठ जाएगा, डोंट वरी, है ना। मैथ सीधा है, अपने आप बैठेगी। हाँ, अगर देखा जाए मैं अपनी तरफ से एक पॉइंट ए और बी सोच लेते हैं। ए कोई भी पॉइंट सोच लेते हैं, तुम बता दो कोई एक पॉइंट बोलो, आसान आसान 1,2, और बोलो दूसरा बी के लिए थोड़ा बढ़ा के बोल दो ताकि थोड़ा बड़ी लाइनें हो जाए। कितना? 3,6 पक्का। इसने मेरे को 1, 2 और 3, 6 बोला है। एक पॉइंट और बोल दो, ये 5,4 5,4। एक से ऐसे मत सोचो, 1 मिनट मेरे को सोचने दो। 5,4, 5 इधर 4 इधर, ठीक है, सोच लिया भाई। ऐसे तुक्के में चल रहा हूं मैं एक्चुअली में कहना, बस मैं सिर्फ घटने नहीं देना चाहता, ठीक है ना। और ऐसा भी नहीं चाहता बहुत वियर्ड सा डायग्राम हो जाए। डायग्राम की वैसे मेरे को दरकार नहीं है। एक कॉमन क्वेश्चन है, चौथा पॉइंट बताओ। तो चौथा पॉइंट के तरीका क्या होते हैं ना, एक तरीका तो ये है मिड पॉइंट से। पहले आप इन दोनों का मिड पॉइंट निकालो। इन दोनों का मिड पॉइंट क्या निकलेगा? इन दोनों का मिड पॉइंट निकलेगा 8,5। सोचो, इतना तेज सोच लेते हो आप लोग, ठीक है ना। अच्छा, अब देखो जरा ये वाले पॉइंट की बात करता हूं। इसको अल्फा बीटा मान लो, तो अपने को पता है अल्फा प्लस 1/2। अच्छा, ये 4 कर दो क्या? पक्की बात है ना। अच्छा, इक्वल टू 4 कर दो। अरे देखो आपको अचानक से कितना 4 इक्वल टू कितना 5, तो ये वाला पॉइंट कितना निकल गया? ये वाला पॉइंट निकल गया 7,8। क्या ये बात सही है? आंसर बराबर है, ठीक है ना। एक तरीका तो ये मिड पॉइंट खेल लो। एक तरीका ये काम आप पैरेललोग्राम के साथ, स्क्वायर के साथ, रोम्बस के साथ, सबके साथ कर सकते हैं। वो सभी लोग जो पैरेललोग्राम से बने उनके साथ होगा, ठीक है ना। इवन यू वॉन्ट बिलीव, ये काम 3D में भी होता है। 3D के अंदर भी एक क्वेश्चन हमारी शीट में अभी तक अपन एक्सरसाइज 3 डिस्कस नहीं करी, उसमें भी एक क्वेश्चन है जिसके अंदर हम लोग ये खेल उसके साथ भी खेल जाएंगे। और इवन हम तो इतने दुष्ट हैं कि वो TZ में खेलेगा, हम TZ में भी खेल जाएंगे। जो खेल मैं अब खेलने वाला हूं, क्या सुनना जरा, ठीक है ना। हाँ, ये अगर देखा जाए तरीका बहुत सिंपल है। आमने सामने वालों का सम माइनस कॉर्नर वाला, इन दोनों का सम, इसकी वैल्यू सुनना 3 + 5, ठीक है, -1। ये लीजिए साहब 7 आ गया, सही है, कॉमा है ना। 6 + 4 -2। क्या ये बात समझ में आ गई?
तो ये सुना मेरी बात, ये बात पकड़ में आ गई है ना। आमने सामने वालों को सम माइनस कॉर्नर वाला हर बार ये लगा करके हम लोग क्वेश्चन बना सकते हैं। 3D में भी काम करता है, मतलब मैं आपको वो जो बता रहा हूं वो काम की बात सुनिए आप, ठीक है ना। एक तो ये हो गया। अच्छा दूसरी बात, ठीक है ना, ये कहानी लॉक कर दूं, अगले पे आ जाओ। अच्छा बस अब अगला पॉइंट सुनो, ये अपना ट्रायंगल है, ठीक है। अब मैं हमसे जो पूछूं वो बता दे रहा, देख लिया हमने ट्रायंगल। एक मिनट आप कॉपी कर लेना, लेकिन रुक जाओ पहले एक बार समझ लो, जो मैं समझाता था वो समझते जाओ। ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल से अगर मुझे पैरेललोग्राम बनाना है, लो बन गया पैरेललोग्राम, बन गया है ना। मान लो ये वाला पैरेललोग्राम को पसंद नहीं है, लो इधर वाला ले लो, क्लिक कर गया, सही है। अच्छा मान लो आपको पसंद नहीं है, ऊपर की तरफ से ले लो, ये पैरेललोग्राम। समझ में आया आपको? नहीं, अब की बार बना, ये पैरेललोग्राम नहीं दिखा आपको? बन गया कि नहीं बन गया? हाँ, तो अगला आपसे पूछेगा हाउ मेनी पैरेललोग्राम कैन बी कंस्ट्रक्टेड बाय द साइड बाय यूजिंग द साइड ऑफ ए ट्रायंगल। दे आर 3। 3 पैरेललोग्राम बन सकते हैं। ये अपनी शीट का क्वेश्चन है, तो स्टूडेंट को क्लिक नहीं करता 3 कौन से, वो यही है। और इवन मैं आपको एक और बात बताता हूं, इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है? इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि अगर ये वाला पॉइंट इज x1 y1, ये वाला पॉइंट इज x2 y2 और ये वाला पॉइंट इज x3 y3, तो अब आप में से कई लोग अब ये सोच सकते हैं कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट विल बी x1 प्लस x2 माइनस x3 कॉमा y1 प्लस y2 माइनस y3। याद है ना, आमने सामने का सम माइनस कॉर्नर वाला। अब आप इस वाले पे बताओ, चलो दिमाग लगाएं, इन दोनों का सम माइनस ये वाला, तो इसका मतलब ये कि x1 प्लस x3 माइनस x2 कॉमा डेटा डैश कर दो। अच्छा इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट सोचो, आमने सामने का सम माइनस कॉर्नर वाला, तो अब की बार हो जाएगा x2 प्लस x3 माइनस x1 डेटा डैश कर देते हैं। बताइए आप क्या एक साथ में सारे पॉइंट्स बता सकते हैं? तो दिस इज वेरी इजी। मैं आपको फिर कह रहा हूं ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब इतना आसान खेल है कि आप में से कोई अगर भाई तो बिल्कुल मतलब अब देखो किसी ने सोच ही रखा है ना कि नहीं साहब आपने तो बर्बाद ही करना है, तो आप कर लो आप इजीली, वरना आपको टिप्स पे याद होती है ये सब, ठीक है ना। टिप्स पे मैंने आपको वेक्टर की शुरुआत में बोला था, वेक्टर के 3 क्वेश्चंस होते हैं जिसमें 3D के 2 होते हैं। 3D से समझ लेना मतलब आपका गुड टाइम है अगर आप मेहनत करो तो। 3D मतलब 3D काफी हद तक सपोर्ट मार देते हो। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से एटलीस्ट वी विल गेट 5 क्वेश्चंस इन मेंस, 5 क्वेश्चन तो आएंगे, जिसमें से 2 क्वेश्चन इलिप्स हाइपरबोला और बाकी बचे 3 क्वेश्चंस स्ट्रेट लाइन, सर्कल और पैराबोला एंड इलिप्स। वापस बोल रहा हूं, इलिप्स हाइपरबोला अकेले 2 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। 5 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, तो मतलब 3-4 क्वेश्चन का जबरदस्त कॉम्बिनेशन है और 1-1.5 महीने पूरा निपट भी जाता है, इतना फास्ट चलता है। तो आप ये बिल्कुल उम्मीद मत करना कि अपन इसमें थोड़ा भी धीरे होंगे। अब आप मेरे पहले क्वेश्चन को जवाब देना, मैं जो आपसे पूछ सकता हूं। रेडी? देखिए एक क्वेश्चन लिखवा रहा हूं, फटाफट लिख लो क्वेश्चन आप। हाँ ये कॉपी कर लें आप। हाँ भाई, मैं इसमें कोई थ्योरी नहीं लिखवा रहा कि क्या है कौन है, ठीक है ना। उम्मीद है ये आपको पकड़ में आ गया और जहां चीजें आसान होती हैं वो आपको समझ में भी आ जाएंगी। ठीक है, मुश्किल से 10 मिनट और लूंगा मैं आपके ना, 5 कर लेते हैं, ठीक है। आप फटाफट उठाओ, बस आपके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ भाई, मिड पॉइंट ऑफ द साइड एबीसी आर 1,2 हाँ ठीक है, 1,2 0,-1 एंड 2,-1, ठीक है ना। फाइंड वर्टिसेस, ये वर्टिसेस पूछे हैं, कितने लोग बता सकते हैं ये वर्टिसेस कैसे? हाँ चमक गया, याद आ गया आपको, मिल गया। बिल्कुल, मेरे को बहुत कम उम्मीद थी कि आप ये बात सोच जाओगे, ठीक है ना, लेकिन आपने बहुत तेजी से काम बनाया। मिड पॉइंट देने पर ये निकल सकते हैं, सही है ना। तो अब आप ये वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए वो जो आपका पारंपरिक मेथड है वो नहीं करें। वो पता है क्या था? लेट दिस इज x1 y1, दिस इज x2 y2,
ठीक है, फिर x1 प्लस x2 बाई 2 इज इक्वल टू 0, फिर उसी तरह से x1 प्लस x3 बाई 2 इज इक्वल टू 1, फिर उसी तरह से x1 प्लस x2 बाई 2 इज इक्वल टू 2। फिर तीन इक्वेशन को सॉल्व करो, या फिर देखो और जवाब क्लिक करके आपको तीन इक्वेशन को सॉल्व करना, मतलब ओल्ड फैशन, आपने खटाखट आगे चलो। ये भी हो गया। देखो ये इतना बड़ा है क्वेश्चन, ये 11th क्लास में हम बच्चों को ऐसे पढ़ा लेते हैं, धीरे 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 धीरे। हाँ, क्यों? क्योंकि अगर उसको ये सिखा दोगे ना, वो उसको पसंद तो बहुत आएगा, बट उसे बेसिक नहीं बनेगा कभी। ऐसा करना हमें भी नहीं अच्छा लगता भाई, पूरा तो लिखना तो मुझे ही है ना, मुझे क्यों अच्छा लगेगा। लेकिन उसको अगर भाई आपने जल्दबाजी में सिखा दिया ना, तो फिर वो कभी सही रास्ता नहीं सीखेगा। हमारा किरदार सास जैसा होता है, पता है ना, बुरा बहुत बनना है हमें। ठीक है, लेकिन सिखाना जरूरी है कि भाई घर में ऐसा होता है अपने। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। रेडी? याद रखना, मैं आपको फिर से वापस ये बता दूं कि कई बार क्वेश्चन में ये चीजों को बहुत गहराई से देखना जरूरी है। ये मल्टीपल चॉइस मोर देन वन करेक्ट में बहुत डेडली क्वेश्चन होते हैं, इसको समझना, ताकि ना मेरे से बात मिस ना हो जाए। कोई आपको ये क्वेश्चन है ना ऐसे दे सकता था कि लेट x1y1 x2y2 एंड x3y3 आर थ्री वर्टिसेस ऑफ द पैरेललोग्राम, गेट फोर्थ वर्टेक्स। जो चौथे वर्टेक्स के तीन आंसर हैं। मेरी बात सुन ली थी आपने? अगर पैरेललोग्राम के तीन वर्टेक्स में दे रहा हूं तो चौथा वर्टेक्स कौन है, तो तीन तीन आंसर है हमारे पास में उसके। याद रखना, नॉर्मली जिस ऑर्डर में दिए जाते हैं है ना, हम उसी को एक्सेप्ट कर लेते हैं। इफ, और बकायदा मतलब आईआईटी वाला तो बकायदा लिखता है कि इफ दीज थ्री वर्टिसेस आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम इन ऑर्डर, तब आपके लिए तीन आंसर नहीं, फिर एक ही है। अगर उसने ऑर्डर बोल दिया इसका मतलब फिर एक ही आंसर होगा, लेकिन अगर उसने ऑर्डर नहीं बोला तो यू हैव थ्री आंसर्स, तीन आंसर होंगे फिर आपके पास में। ध्यान रखना ये बात, आपके मेरे को लगता नहीं है कि मतलब बार बार बोलने वाली आपको समझ में आ गई होगी, है ना। लास्ट क्वेश्चन फटाफट से लिखेगा। इफ x1 x2 x3, if x1 x2 x3 are roots of the equation x cube minus 3p x square plus 3qx minus 19 equal to 0, then find centroid of the triangle ABC. Then find centroid of the triangle ABC. Then find centroid of the triangle ABC, and the triangle is this one. Then find centroid of the triangle ABC. Right है, जिसमें a के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं x1, 1/x1, ये होता है x2, 1/x2, and this is x3, 1/x3. सही है? हाँ, अब आपको क्या निकालना है? सेंट्रॉइड। आपका काम क्या है? सेंट्रॉइड पे पहले बात करना। अब आप पहले मेरे को बता दो, सेंट्रॉइड अगर जी है तो जी के कोऑर्डिनेट बोलो आप। तो कितने लोग बता सकते हैं? पहले कितने लोग? हाँ, ऐसे बात होती है कि भाई मेरे से पूछो आप, मैं बता सकता हूँ सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट तो बता दूंगा सर, अपने इतने नीचे हालत नहीं है। ठीक है भाई, हाँ तुम बताओ। x1 प्लस x2 प्लस x3/3, ये तो ax कोऑर्डिनेट हुआ, प्लस y बोलो। एक से उसके सुनने दो ना, आपकी सुन रहा हूं क्या? हाँ, 1/x1 प्लस 1/x2 प्लस 1/x3 डिवाइड बाई 3। क्या यहां तक बात पकड़ में आ गई? सही है ना? हाँ, अब मेरी बारी है, हमें पूछो इससे। ठीक है, चल बच्चे तू बता, इसके कोऑर्डिनेट, इसके रूट्स x1 x2 x3 है, सही है ना भाई? मैं मदद करूंगा पूरी 100%। मैं तो खुद चाहता हूं एक बारी में तेरा आंसर बन जाए। ये तीन रूट्स हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 का मतलब होता है सम ऑफ रूट्स। तेरे को याद है सम ऑफ रूट क्या होता है? एक सेकंड इसको सुनने दो ना, फिर आप यस सर। हाँ क्या? अरे तेरे को याद है, तू जो तेरे जुबान पे आता है ना सम ऑफ रूट का, वो बोल दे, वो एक्सेप्टेबल है। तेरे को पता नहीं है तो बस बोल, तेरे को पता नहीं है। क्या मैं सही कह रहा हूं? सम ऑफ रूट, ये जो भी बोलेगा वो सही निकलेगा, क्योंकि तू एक ही बात बोलेगा और वो सही है, तू बोल नहीं रहा वो।
अरे सम ऑफ रूट का बचपन से एक ही फार्मूला बेटा, तू बोल दे। कितने लोगों को ध्यान है? माइनस बी बाई ए। तो कहां अड़ गया? माइनस बी बाई ए, सही है ना भाई? हाँ, अब देखिए साहब, अगर बाई द वे इसकी बात करता हूं तो x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए का मतलब हो जाएगा 3p। अब दूसरा क्वेश्चन पूछता हूं, सम ऑफ x1 x2 बताना। कितने लोग बताएंगे सम ऑफ x1 x2? हाँ बताओ तुम। हाँ कितना? 0 3q। ओके गॉट इट, 3q। अच्छा एक लास्ट में x1 x2 x3 और पूछ लो, इज इक्वल टू 19। पक्का? ये बात सही है? प्लस का या माइनस का? प्लस का। अब सुनना, जिसे आप ये कह रहे हैं ना, दैट इज नथिंग बट ये x1 x2 x3 की जगह तो 3p रख देता हूं। रेडी? 3p रखते हैं, इट इज 3p बाई 3, ठीक है ना? अच्छा जिन्हें इसका एलसीएम आता है वो जानते हैं x1 x2 x3 और ऊपर की तरफ समेशन x1 x2, तो इट इज समेशन x1 x2 इज इक्वल टू 3q डिवाइड बाई 19 इंटू 3। सही है? 3 से 3 कम कर दूं, इधर 3 से 3 कम कर दूं, सो द आंसर विल बी p, q बाई 19। सही है? सो द सेंट्रॉइड इज p, q बाई 19। सही है? यहां तक बात समझ में आ गई? बाकी अपन कल करते हैं, ठीक है?